हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन माय केमिस्ट्री क्लास। और हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन शाउ स्क्रीनिंग के लिए। तो लास्ट एक लेक्चर हो चुका है इसका, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें जो हैं चैप्टर से रिलेटेड वो सारी बातें करी हैं। जैसे कि लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था? यूरिया था। बनाया किसने? फ्रेडरिक सोलर ने। और उसके बाद कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, तो वो भी हमने पढ़ा है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, सिंगल डबल ट्रिपल 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसमें एक होता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है ना, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या मतलब है इस बात का, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, होता क्या है देखो, जैसे कि दो तरह के कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री में, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो केमिस्ट्री है कार्बन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री है। ठीक है। और हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट कौन सा जो है कंपलसरी है? कार्बन। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर प्रेजेंट होता है। तो ये बातें हमारी पहले भी हो चुकी हैं। इसके बाद होता यह है कि वर्सेटाइल नेचर का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर बहुत ज्यादा है, और हर साल 20-30 हजार और भी नए ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड होते रहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है, बढ़ते भी जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड काफी है। और ये बात मैंने पहले भी बताई है कि कार्बन के अकेले इतने कंपाउंड है जितने बाकी एलिमेंट्स के मिला के भी शायद नहीं होंगे। तो कार्बन के अकेले खुद के बहुत ज्यादा कंपाउंड है। तो यही रीजन है, व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के नेचर में ऐसी क्या वर्सेटाइलिटी है जिसकी वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत ज्यादा है, ये इस बात का मतलब। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में देखो क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कार्बन में है जिसकी वजह से कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत ज्यादा हैं। बाकी एलिमेंट्स इतने कंपाउंड नहीं बनाते, कार्बन बनाता है। क्यों बनाता है, यही समझना है। तो इसका पहला नेचर, जो पहला रीजन है इसका, वो है कैटिनेशन। हम थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे इन चीजों को। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होता है एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसी को बोलते हैं कैटिनेशन। इसका मतलब हो गया कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बना सकता है। कार्बन स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, कार्बन इस तरह साइड चेन भी बना सकता है, इस तरह की कंपाउंड भी बना सकता है। कार्बन रिंग में भी कंपाउंड बना सकता है, जैसे कि 3 कार्बन की रिंग हो गई, 4 कार्बन की भी बनती है, 5 कार्बन की। तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है, यानी कि जो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। इससे क्या फायदा होता है? देखो क्या होता है कि एक कार्बन का कंपाउंड अलग है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड अलग होगा, 3 कार्बन होंगे वो अलग होगा, 4 कार्बन का अलग, 5 कार्बन का अलग, 6। जितने जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतने उतने कंपाउंड भी बढ़ते जाएंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो यही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को बोलते हैं कैटिनेशन। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि कैटिनेशन क्या होता है। तो समझ में आई बात, कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन कैन लिंक विद अदर कार्बन एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन, साइड चेन एंड रिंग कंपाउंड्स, एंड दिस नेचर ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है, सिलिकॉन में। सिलिकॉन में देखो कार्बन और सिलिकॉन कुछ हद तक एक जैसे ही हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप नंबर 14 के ही एलिमेंट है दोनों। तो सिलिकॉन में भी ये प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। सिलिकॉन की प्रॉपर्टी बस ये है कि सिलिकॉन मैक्सिमम 8 सिलिकॉन तक बॉन्डिंग कर सकता है। 8 सिलिकॉन के बाद जो नवा सिलिकॉन आएगा वो चेन टूट जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी कार्बन की है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन पॉलीमर्स भी बनाता है। आप लोगों ने पॉलीमराइजेशन अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि पॉलीमर, मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं। जैसे एथीन एक मोनोमर है और पॉलीथीन एक पॉलीमर है। तो काफी सारे एथीन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो पॉलीथीन बनाते हैं। ठीक है, तो वो सब कैटिनेशन का ही कारण है उसमें। इसके अलावा दूसरा रीजन जो हो सकता है ज्यादा कंपाउंड बनाने का, दैट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक टेट्रावैलेंसी भी रीजन है। टेट्रावैलेंसी मींस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो कार्बन के पास 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। 4 सिंगल भी बना सकता है, 2 डबल बना सकता है, एक ट्रिपल और एक सिंगल बना सकता है। तो इसलिए काफी सारे ऑप्शन होते हैं कार्बन के पास। ठीक है। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा भी है कि कार्बन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है देखो ध्यान से, अगर मान लो 2 कार्बन का कोई कंपाउंड है,
अगर दो कार्बन के कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एक अलग कंपाउंड है, अगर डबल बॉन्ड है ये एक अलग कंपाउंड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एक अलग कंपाउंड है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी है भाई। तीनों कंपाउंड में कॉमन बात ये है कि तीनों में कार्बन दो ही है, दो दो दो। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो एक अलग कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो एक अलग कंपाउंड है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एक अलग कंपाउंड है। तो कंपाउंड बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? तो ये भी एक रीजन है। और चौथा रीजन जो है इसका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म इसको थोड़ा समझेंगे। देखो होता क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो वर्सेटाइल नेचर के मेन रीजन है एक तो कैटिनेशन और एक है आइसोमेरिज्म, और कुछ हद तक फॉर्मेशन ऑफ मल्टीबॉन्ड। टेट्रावैलेंसी भी रीजन है लेकिन ये इतना बड़ा रीजन नहीं है। आइसोमेरिज्म और कैटिनेशन सबसे बड़े रीजन है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो वो अलग अलग कंपाउंड कहलाएंगे। बस नहीं, ऐसे कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। और ये जो फिनोमेना है इसी फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इसको थोड़ा समझेंगे क्या होता है। आप लोगों के सिलेबस में अगर आइसोमेरिज्म पूछा भी जाएगा तो या तो डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो डेफिनेशन यही लिखनी है। वैसे तो एमसीक्यू पेपर होता है शाहू का, लेकिन मैं बोर्ड के लिहाज से भी बता रहा हूँ कि अगर बोर्ड में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखोगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। ठीक है ना। आइसोमेरिज्म क्या है? एक तरह का रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के बीच में। जैसे कि इसके एग्जांपल हैं, आप लोगों में आइसोमेरिज्म अगर पूछेगा भी तो वो अल्केन में पूछेगा, और किसी में तो बहुत मुश्किल ये पूछे, अल्केन्स में पूछ सकता है। अल्केन समझते हो ना, हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में ही आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा आपसे। तो आइसोमर होने की शर्त क्या है? आइसोमर कम से कम मिनिमम 2 कंपाउंड होने चाहिए। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के बीच का रिलेशन है। हमने मान लो 3 कंपाउंड लिख दिए, क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये आपस में आइसोमर हैं, तो आइसोमर है या नहीं ये जानने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होने चाहिए, तभी उसके बाद आइसोमर की बात आगे होगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर उनके डिफरेंट, ठीक है, और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट। समझ में आ गई? सेम क्या चीज है? सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल देखो, CH4 का कोई आइसोमर नहीं होता, एक कार्बन से आइसोमर नहीं बनेगा। C2H6 एथेन का भी कोई आइसोमर नहीं होता। C3H8 प्रोपेन का भी कोई आइसोमर नहीं होता। तो अल्केन सीरीज के जो शुरू के 3 हाइड्रोकार्बन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इनका कोई भी आइसोमर नहीं होता। क्लियर? तो होता किसका है? जो चौथे नंबर वाला आएगा C4H10। C4H10 को आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग बोलते हो इसको ब्यूटेन। तो सवाल यह है कि क्या C4H10 इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से सिर्फ एक कंपाउंड पॉसिबल है या एक से ज्यादा कंपाउंड भी पॉसिबल है? जवाब है इसके 2 कंपाउंड पॉसिबल हैं। कैसे? एक बनेगा, चारों कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में लिख दो और एक 3 कार्बन ऐसे करके लिख दो। ये 2 अलग अलग कंपाउंड हैं, इनमें मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। आप दोनों के कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले चेक कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको नहीं निकालना हो तो सुन लो, सिंपल सी बात। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं ये बात पता चले, और वो एलिमेंट कितने कितने नंबर हैं उनके ये पता लगे। ऊपर वाले में देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 3 10, तो हाइड्रोजन 10 है, C4। यहाँ भी देख लो 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन, और कार्बन है 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, सेम है। तो इसी को क्या बोलेंगे? ये आपस में क्या है? एक दूसरे का आइसोमर, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों अलग कंपाउंड है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसलिए दोनों आपस में आइसोमर कहलाते हैं। इसका नाम होगा N ब्यूटेन। अगर स्ट्रेट लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि N ब्यूटेन। और अगर इस तरह की कोई आकृति दिखे जिसमें एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो, CH3 और आगे भी कुछ कार्बन लगा हो, तो इसको बोलेंगे आइसो। इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। क्लियर? इसमें क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि हाइड्रोकार्बन अल्केन में पहला आइसोमर बनता है मिनिमम 4 कार्बन में, C4H10 ब्यूटेन में। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर हो सकते हैं या पेंटेन के कितने आइसोमर हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, एक होता है N ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा
ब्यूटेन के अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेंटेन के बारे में। इसका हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, तो हमने यहाँ देखा कि C4H10 से 2 आइसोमर पॉसिबल हैं। अगला देखते हैं कि C4H12, इसको बोलते हैं पेंटेन। तो देखते हैं इससे कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। C5H12 नाम है पेंटेन। तो क्या पेंटेन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक से ज्यादा कंपाउंड पॉसिबल है? सवाल ये है। अगर एक से ज्यादा कंपाउंड पॉसिबल है तो वो कंपाउंड आपस में आइसोमर कहलाएंगे और ये फिनोमेना पूरा आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो पहला आइसोमर लिखने के लिए आप पांचों कार्बन सीधा सीधा लिख, ठीक ना। हम हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं, हाइड्रोजन आपको पता है कैसे लगाने। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन ने जितने बॉन्ड बना रखे हैं और बाकी जितने बॉन्ड नहीं बनाए हैं, वैलेंसी 4 करने के लिए उतने हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं इधर इधर, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2, और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन। ठीक, ये आपको आता होगा। तो पहला आइसोमर तो ये हो गया। स्ट्रेट लाइन में लिखे वाले को क्या बोलेंगे? एन पेंटेन, ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। दूसरा बनाने के लिए 1 2 3 4 कार्बन ऐसे लिखो, पांचवें कार्बन को इधर लगा दो। ठीक है, या तो इसके साथ लगा दो या इसके साथ लगा दो, एक ही बात है। ये इधर से दूसरा हो जाएगा, उधर से दूसरा हो जाएगा, बात एक ही है, दोनों कंपाउंड सेम रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अभी हमने पढ़ा है, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। ठीक है। क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक और कंपाउंड पॉसिबल है? बिल्कुल है। देखो कैसा, 1 2 3 कार्बन ऐसे लिखो, चौथे को और पांचवे को बीच वाले कार्बन से जोड़ दो। अब ये 3 अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12 C5H12 C5H12। इसको बोलते हैं, अगर एक कार्बन के साथ, देखो ध्यान से, अगर एक कार्बन के साथ 3 कार्बन ऐसे सिंगल लगे हो और आगे भी कुछ कार्बन वाला लगा हो, तो इस चीज को बोलते हैं आइसो, सॉरी इसको बोलते हैं नियो। इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। ये सब मैं आपको इनके कॉमन नेम बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये यूपीएससी नेम नहीं है, ये इनके कॉमन नेम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरह की नेमिंग चलती है, एक कॉमन नेमिंग और एक आईपीएससी नेमिंग। तो ये सारे कॉमन नेम है। तो हमने देखा कि C5H12 से कितने कितने बन सकते हैं आइसोमर? 3। ठीक है। इसके अलावा एक और ध्यान रखो, इतना तक पूछे जा सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का कोई चांस नहीं बनता, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो ले लिया गया यहाँ पर C6H14 कि कितने आइसोमर इसके बनेंगे? 5 आइसोमर। ये मैं बना के दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि इतना समय भी नहीं है और आपको जरूरत भी नहीं है इसकी। कुल मिला के ये है कि अल्केन सीरीज में हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में शुरू के 3 कार्बन लेने तक CH4 C2H6 C3H8 से कोई आइसोमर नहीं बनेगा। C4H10 से 2 आइसोमर, पेंटेन के 3 आइसोमर और हेक्सेन के 5 आइसोमर बनते हैं। ठीक है, तो ये था आइसोमेरिज्म। क्लियर? क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आइसोमर्स एक ही कंपाउंड होते हैं? आंसर है नहीं, आइसोमर अलग कंपाउंड है। बस कॉमन बात यह है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बाकी उनमें कोई भी चीज सेम नहीं है, बाकी सब कुछ उनमें डिफरेंस है बिल्कुल। ओके, बात करते हैं आगे की। ये होने के बाद एक चीज और भी है जो हमें पढ़नी है, दैट इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी वैसे तो क्लास 9th में है स्टेट बोर्ड के, और सीबीएसई में 10th में थोड़ा बहुत दे रखा है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें नहीं समझना है, थोड़ा बहुत चीजें हमें समझनी है। एलोट्रोपी इसलिए पढ़नी है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कार्बन की केमिस्ट्री का चैप्टर है, यहाँ पर कार्बन की बात ज्यादा होती है। तो कार्बन से रिलेटेड कुछ बात में पता होनी चाहिए। तो जैसे कार्बन की एलोट्रोपी एक मतलब, ठीक है ना, एलोट्रोपी शो करता है कार्बन। कार्बन के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट है? देखो ध्यान से, कार्बन के अलावा फास्फोरस भी एलोट्रोपी शो करता है, सल्फर भी करता है, और ऑक्सीजन भी एलोट्रोपी शो करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, O2 और O3 आपको पता है दोनों में क्या फर्क है? O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस। और O3 क्या है? ओजोन। मुझे बताओ O2 और O3 क्या है? अगर कोई पूछे O3 क्या है ऑक्सीजन का, O3 ऑक्सीजन का कंपाउंड है? कंपाउंड तो नहीं है, मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन सही इसका वो तरीका ये है कि O3 जो है असल में वो ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है, ठीक है ना। वो क्या है? इसका एलोट्रोप है। तो उसी तरह से कार्बन के भी एलोट्रोप हो सकते हैं। तो कार्बन के एलोट्रोप के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा पढ़ना है। तो एलोट्रोपी क्या होती है? तो ये लिखने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही समझ लो। एलोट्रोपी का मतलब होता है, मतलब ये एक फिनोमेना ही है, जैसे आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है, एलोट्रोपी भी एक फिनोमेना होती है। एलोट्रोपी का मतलब हो गया कि कोई एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर कार्बन की बात करेंगे, ठीक है। तो कोई एलिमेंट है एक से ज्यादा अलग अलग फिजिकल, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक से ज्यादा नेचर में अलग अलग फॉर्म में मिलता है। यानी कि
वो अलग अलग तरीके से मिल सकता है, लेकिन एलिमेंट वो एक ही है, वो है कार्बन ही, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में मिलेगा और उसमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी उनकी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होगी? क्योंकि वो एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। बात समझ आई? तो एलोट्रोपी क्या है? अ फिनोमेना इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, फिनोमेना कॉल्ड एलोट्रोपी। ठीक है, ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं एलोट्रोपी। और जो उसके डिफरेंट फॉर्म है उसको बोलते हैं एलोट्रोप। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के एलोट्रोप की बात कर ली जाए थोड़ी सी। कार्बन के नेचर में दो तरह के एलोट्रोप मिल सकते हैं, एक हमारा मिलता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक हमारा होता है नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है ना? दुनिया में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कार्बन की बनी हुई हैं, काफी सारी चीजों में कार्बन है, लेकिन एलोट्रोप का मतलब होता है कुछ प्योर फॉर्म की बात की जा रही है, जहां पे सिर्फ कार्बन हो और कोई दूसरी चीज ना हो। तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दो तरह के एलोट्रोप हो सकते हैं कार्बन के। नॉन क्रिस्टलाइन को बोलते हैं एमोर्फस भी बोलते हैं इसको। क्लियर? नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप को मॉर्फस भी कहते हैं। पहले ये समझते हैं इनमें फर्क क्या है, इनका फर्क जरा समझते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब हो गया ऐसे एलोट्रोप जिनकी फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होती है, फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। यानी कि क्रिस्टलाइन एलोट्रोप में जो एलोट्रोप्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उनकी ज्योमेट्री फिक्स है, यानी कि उसमें जो एटम का अरेंजमेंट है, भाई कोई भी चीज एटम से बनी है, किसके एटम से? हम यहाँ कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के एटम से। तो उसमें जो उसकी मतलब जो अरेंजमेंट है एटम का वो फिक्स है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे अब क्रिस्टलाइन एलोट्रोप में बात की जाए डायमंड की, डायमंड एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का। आपको पता होना चाहिए कि डायमंड सिर्फ कार्बन का बना होता है। तो डायमंड एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। तो डायमंड दुनिया के किसी भी अलग अलग चाहे हिस्से से मिले, चाहे डायमंड रसिया का हो या अफ्रीका का हो या इंडिया का हो, किसी भी कंट्री में डायमंड मिले, या डायमंड मान लो सिंथेटिकली बनाया गया हो, सिंथेटिकली भी डायमंड बन जाते हैं। ठीक है, तो मान लो डायमंड कैसे भी करके तैयार किया गया हो, लेकिन एक बात सब में कॉमन होगी कि सारे हर डायमंड में, चाहे वो किसी भी अलग सोर्स से आया हो, उनके स्ट्रक्चर सेम होंगे। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, बिकॉज दे हैव फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप। फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप या फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम, यही मतलब हो गया क्रिस्टलाइन का। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप जनरली तीन तरह के होते हैं हमारे। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और तीसरा हमारा होता है फुलरीन। ठीक है, ये तीन आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा गया एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो याद रखना ये तीन क्रिस्टलाइन है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। आपको पता होगा, ग्रेफाइट के बारे में भी आप पढ़ते हो, डायमंड के बारे में पता है। ये तीनों की तीनों चीजें सिर्फ कार्बन की बनी है, इनमें कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होता। तीनों सिर्फ कार्बन के बने हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आपको पता है डायमंड कितना कॉस्टली है, ग्रेफाइट इतना कॉस्टली नहीं होता, फुलरीन तो देखने को ही नहीं मिलता, फुलरीन कहाँ है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस इनमें हैं, तो हमें पता होनी चाहिए बातें। बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप की। देखो, क्रिस्टलाइन में फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप है, तो यहां पर कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, यानी कि नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि इनके ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स नहीं होते। पहली बात। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कि इसका पहला एग्जांपल है कोल। वैसे देखा जाए कोल प्योर कार्बन का तो नहीं होता, कोल के अंदर कार्बन के अलावा भी चीजें होती हैं, लेकिन मान लेते हैं कि कोल भी एक कार्बन का एलोट्रोप है, क्योंकि कोल में मोस्टली पार्ट जो होता है वो कार्बन ही होता है। ठीक है ना, 80 to 90% उसके अंदर कार्बन ही होता है मेनली। कोल के अलावा फिर हमें अगला मिलेगा कोक, इसके बाद है चारकोल। ठीक है, तो ये कुछ नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी करके, जो जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायमंड का स्ट्रक्चर 3D है, और दूसरी बात यह है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं इस तरह से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है। डायमंड का 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। टेट्राहेड्रल बोलो या टेट्रागोनल बोलो, एक ही बात होती है। टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल टाइप का स्ट्रक्चर तैयार करता है कौन? डायमंड। क्लियर? इसके बाद और डायमंड में कुछ डायमंड के यूजेस पता होने चाहिए, जैसे डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, लेकिन हीट का अच्छा कंडक्टर है। ध्यान रखना, डायमंड हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। क्लियर? और डायमंड काफी हार्ड सब्सटेंस है, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस माना गया है डायमंड को। डायमंड बहुत हार्ड होता है। रॉक ड्रिलिंग करने के लिए या फिर आई सर्जरी के लिए जो नाइफ चाकू बनाते हैं उसके लिए, तो काफी सारे यूजेस हैं
ठीक है ना। स्टेट बोर्ड की 9th की बुक में लिखा हुआ है, एक चैप्टर है कार्बन एंड बॉन्ड एलिमेंट, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। क्लियर। बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर 2D है सबसे पहले, और कैसा है, हेक्सागोनल, 6 कार्बन, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। और कैसा स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्ड के फॉर्म में रहता है, और सॉफ्ट है और स्लिपरी है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट 2D स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल रिंग होती है इसमें 6 कार्बन की। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने देखा कि डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा है, ग्रेफाइट में एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ग्रेफाइट में हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कार्बन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा देखा गया है कि कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, और हर कार्बन के पास एक एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब सॉरी एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। डायमंड में नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इन ग्रेफाइट एवरी कार्बन हैज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो ये कुछ ग्रेफाइट के बारे में बातें हैं। मेन ग्रेफाइट का यूज क्या है, इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रोड बनाने के तो काम आएगा ही आएगा। आप लोगों ने इससे पहले जो मेटलर्जी पढ़ी है तो देखा होगा आप लोगों ने, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड बनाए थे, कैथोड और एनोड, वो ग्रेफाइट के बने हुए थे। ठीक है ना। इसके अलावा पेंसिल की लीड बनाने के काम आता है, और लुब्रिकेंट के काम आता है। ये एक ड्राई लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है, याद रखना, ग्रेफाइट एक ड्राई लुब्रिकेंट भी है। तो ये सब कुछ पॉइंट है। बात कर लेते हैं फुलरीन की। एक बात समझना, फुलरीन, फुलरीन में सबसे इंपॉर्टेंट जो फुलरीन है, फुलरीन काफी टाइप के होते हैं, उसमें एक होता है C60। C60 जो होता है उसी को हम बोलते हैं बकमिस्टर फुलरीन, क्योंकि एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिस्टर फुलर। ठीक। बकमिस्टर फुलर कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो एक आर्किटेक्ट थे। उन्होंने जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल देखिए ना, फुटबॉल को बोलते हैं, फुटबॉल के शेप को एक चीज, एक नाम दिया गया है, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं जियोडेसिक डोम। जियोडेसिक डोम। तो जियोडेसिक डोम बनाया था बकमिस्टर फुलर ने, ये जो डिजाइन दिया था बकमिस्टर फुलर ने दिया था। और जो सबसे पहला मिलने वाला फुलरीन था C60, और C60 बिल्कुल हूबहू जियोडेसिक डोम यानी कि फुटबॉल के जैसा है, तो इसीलिए C60 का नाम रख दिया बकमिस्टर फुलरीन। बकमिस्टर फुलर आर्किटेक्ट थे, उनको मतलब उनके नाम पे ही रख दिया, और क्या। क्लियर। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, यही मेन बातें हैं। क्लियर। इसको मिटाते हैं। अब थोड़ी सी बात जरा उधर की कर लेते हैं, उस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। अगर बात की जाए कोल की, तो कोल का मेन एलिमेंट है कार्बन। सबसे पहली बात मतलब ऐसा नहीं है कि कोल में सिर्फ कार्बन है, ठीक है ना। कोल के अंदर मेनली कार्बन होता है, सबसे ज्यादा कार्बन ही होता है। कोल 4 टाइप के हो सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट। ठीक। कोल बनता कैसे है आपको पता होगा, कोल का फॉर्मेशन क्या है। काफी साल पहले, हजारों लाखों साल पहले, जो पेड़ पौधे, कुछ डिजास्टर वगैरह आया होगा, तो जो भी पेड़ पौधे, जो लकड़ी वकड़ी होगी, वो नीचे दब गई, मिट्टी विट्टी के नीचे काफी लंबे समय तक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे उनका डिकम्पोजिशन होता रहा, और फिर वो कोल बन गए। ठीक है ना। और जितने भी जीव जंतु थे यानी एनिमल्स थे, वो पेट्रोलियम में चेंज हो गए। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर। तो कोल फॉर्मेशन की जो फर्स्ट स्टेप होती है वो पीट। भाई कोल बनेगा किससे, लकड़ी से। तो सबसे पहले पीट टाइप का कोल बनेगा, अगर वो कुछ समय और पड़ा रहा तो लिग्नाइट बन जाएगा, बिटुमिनस, और लास्ट में बनेगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इन सब में सबसे सुपीरियर कोल होता है, सबसे बेस्ट कोल है। दिस इज द मोस्ट सुपीरियर कोल, सबसे बेस्ट है ये। इसमें कार्बन की परसेंटेज 90% से भी ज्यादा होती है। कोल अच्छा है या बुरा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है। तो एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोल है, इसके अंदर 90% से भी ज्यादा कार्बन होता है। पीट सबसे ज्यादा इंफीरियर यानी कि सबसे ज्यादा खराब कोल है, इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज सबसे कम है, जिसमें 50% से भी कम कार्बन होता है। क्लियर। बाकी बिटुमिनस और लिग्नाइट के बारे में जानना नहीं है। बिटुमिनस के बारे में बस एक बात समझ लेना, इसको हाउस होल्ड कोल भी कहते हैं, क्योंकि घरों में जो कोल यूज होता है वो ज्यादातर बिटुमिनस यूज कर देते हैं। और बाकी स्त्री वाले भी जो होते हैं, जो प्रेस वगैरह करते हैं स्त्री वाले, वो लोग भी बिटुमिनस वाला ही कोल यूज करते हैं। तो सबसे बेस्ट कोल एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोल पीट। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं कोक की। कोक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि
अगर नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस फॉर्म में देखा जाए सबसे ज्यादा प्योरिश फॉर्म है तो ये सबसे ज्यादा प्योर है हमारा कोक। ठीक, कोक में लगभग 99% कार्बन प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा परसेंटेज कार्बन की अगर किसी में है तो कोक में है। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सबसे ज्यादा प्योर नहीं, लेकिन अगर नॉन क्रिस्टलाइन में देखा जाए तो कोक सबसे ज्यादा प्योर है। इसके अंदर काफी हाई परसेंटेज होती है क्या बोलते हैं, कार्बन की। ठीक है, इसका काम क्या है देखो, एक तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आप लोगों ने जिन भी रिएक्शन में अगर कहीं कार्बन लिखा हुआ देखा, मान लो जैसे आप लोगों ने एक मेटलर्जी पढ़ी थी तो वहां पे देखा था जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से करवा दी तो बनता है जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन लिखा हुआ है ये क्या होता है, ये कोक होता है असल में। ठीक है, तो कोक यूज करते हैं, तो कोक का तो ये यूज हो गया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बाकी फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और अदर गैसेज होती हैं जैसे वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, उन सबको बनाने के लिए भी कोक का यूज किया जाता है। चारकोल के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं होता, चारकोल के बारे में बस ये समझ लो चारकोल कैसे बनता है। तो चारकोल बनता है, चारकोल तो बनाया जा सकता है, ये बनता है ये जो पुराने जो जीव जंतु जो मर गए, मतलब जानवर जानवर, उनकी हड्डियां और उनकी जो सींग होती है, हॉर्न्स, से बनता है चारकोल। और चारकोल कैसे बनता है, मान लो हमने किसी, मान लो लकड़ी है हमारे पास, वुड है थोड़ा, हमने जलाया, अब उसका कंप्लीट कंबशन नहीं करना है, पूरी तरह से नहीं जलाना है, बस उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से ठीक ठाक जला लेना है। लगभग 20-25 मिनट बाद जब वो जलने लग जाए अच्छे से, तब उस आग को बुझा के फिर आप देखोगे कि वो जो लकड़ी के जो वो जल रही है वो ब्लैक हो चुकी होगी पूरी, और वो आराम से अगर तो टूट भी जाएगी। पहले वो लकड़ी इतनी इजीली नहीं टूट सकती थी, लेकिन जब वो जलना शुरू करती है तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। भाई लकड़ी के अंदर मॉइस्चर तो होता ही ना ठीक ठाक, तो मॉइस्चर तो उड़ जाता है उसका, तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो वो जो फॉर्म होता है वही होता है चारकोल। और चारकोल आजकल बहुत ज्यादा यूज है, चारकोल आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री में काफी यूज करते हैं इसका, देखा होगा चारकोल मास्क, चारकोल ये, चारकोल वो, चारकोल फेस वॉश, इस तरह का काफी ज्यादा चल रहा है। ठीक है ना, देखा है ब्लैक ब्लैक मुंह पे लोग लगा के बैठ जाते हैं, बाद में उतारते हैं, टीवी पे काफी दिखाते हैं इस तरह के ऐड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोगों ने एलोट्रोपी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोकार्बन के टाइप, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस, फिर ये चैप्टर लगभग हो जाएगा फिनिश। क्लियर?